और मैंने इसमें चैप्टर स्टार्ट किया था आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसमें ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको लास्ट सेशंस में करा चुका हूं। उन सभी सेशंस में दोस्तों मैंने आपके कॉन्सेप्ट्स और एग्जांपल्स के साथ उसको कराया था। आज हम कवर करेंगे आपके एमसीक्यू पोर्शन। और एक बात और बता दूं, आज पूरा चैप्टर मैं आपको रिवाइज करा दूंगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज 100% कॉन्सेप्ट्स के साथ, एंट्रीज के साथ और छोटे छोटे एग्जांपल्स के साथ, आपकी टर्मिनोलॉजी के साथ। और एमसीक्यू में दोस्तों आपके मॉड्यूल के एमसीक्यू कवर किए जाएंगे। अगर आप हमारी पेड क्लासेस लेते हो तो पेड क्लासेस में आपको सारे एग्जांपल्स, जितने भी आपके फुल फ्लेज एग्जांपल्स आपकी इंटर की तैयारी के लिए बन सकते हैं, प्लस आपके एडिशनल एमसीक्यूज जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इसके अलावा आरटीपी एमटीपी जो भी आपके सजेस्टेड आंसर में आपको दिए हैं, सारे एमसीक्यू सारे क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं दोस्तों हमारे पेड सेशंस के अंदर। तो एक काम करते हैं दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की आखिरी क्लास है। शेयर कर दो लिंक को, और हाँ, वीडियो को लाइक भी कर दो, कमेंट करके बताना दोस्तों कि ये सेशंस कैसे लगे, और पसंद आ रहे हैं तो इसको शेयर भी करना दूसरों के साथ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देखो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। तो एक काम करते हैं, फिर से इसको स्पीड से, थोड़ी सी स्पीड से, मतलब जो कॉन्सेप्ट्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूं उसको मैं थोड़ा सा बता के आपको निकाल दूंगा। जो कॉन्सेप्ट्स आप तक अभी तक आपके कवर नहीं हुए हैं वो हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद हम कवर करेंगे आपके एमसीक्यू पोर्शन। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, ये मेरे आपका बुक के नोट्स हैं। पूरी बुक के नोट्स दोस्तों आपको दिए जा रहे हैं। ये हमारी बुक है, और इस बुक के अलावा दोस्तों आपको ये सारे नोट्स दिए जाएंगे, और इसके बाद इसमें एमसीक्यू भी कवर्ड है। ये सारे नोट्स आपके लिए अवेलेबल हैं, और उसके बाद आपके एमसीक्यू भी कवर्ड है। तो टोटल एमसीक्यू आपको दिए जा रहे हैं सॉल्यूशंस के साथ। ठीक है, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो शुरू करते हैं दोस्तों बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन से। देखो, सबसे पहले समझते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। आप ऑलरेडी समझ चुके थे मतलब क्या होता है, तो एक काम करेंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है दोस्तों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि नेगोशिएट किया जा सकने वाला इंस्ट्रूमेंट। भाई, आप गुड्स बेचते हो ना, सेल करते हो, परचेज करते हो, तो उसके बीच में एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है एक ऐसा यंत्र जिसको एक्सचेंज किया जा सके पेमेंट के बदले। मींस प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक। ये आपका प्रॉमिसरी नोट भी हो सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी हो सकता है, और आपका चेक भी हो सकता है। इसको भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। गुड मॉर्निंग पलक, गुड मॉर्निंग मनोज। पेबल आइदर टू ऑर्डर और टू द बियरर। इसका मतलब होता है दोस्तों, अगर चुन्नू ने अगर चुन्नू ने मुन्नू के ऊपर बिल लिखा, मुन्नू के ऊपर एक बिल लिखा, और चुन्नू मुन्नू को बोला भाई तू टुन्नू को पेमेंट कर दियो, टुन्नू को। तो दोस्तों चुन्नू ने ऑर्डर दिया मुन्नू को कि तू टुन्नू को पेमेंट करेगा। तो ऑर्डर का मतलब होता है आप सामने वाली पार्टी को ऑर्डर दे सकते हो कि भाई तू टुन्नू को पेमेंट कर दियो, टू द ऑर्डर ऑफ और टू द बियर। चुन्नू का बिल दोस्तों गुन्नू चुरा के भाग गया। गुन्नू के पास बिल है, पेमेंट किसको मिलेगी? गुन्नू को, क्योंकि ये बिल को होल्ड करता है। हालांकि ऐसा एक्चुअली में नहीं होता है। बिल की पेमेंट होल्डर इन ड्यू कोर्स को मिलती है, जिसने गुड फेथ में, जिसने साफ सुथरे तरीके से बिल को अपने हाथ में लिया होगा, उसको बोलते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स। इस पे बेस्ड आपके मॉड्यूल में एक एमसीक्यू भी बनता है, जिसको मैं आगे जाके आपको कराऊंगा। तो जिसके हाथ में बिल, पेमेंट उसी को मिलेगी। अगर चुन्नू ने बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया, तो दोस्तों बिल किसके पास आ जाएगा? बैंक के पास। तो बैंक को पेमेंट मिलेगी, क्योंकि बैंक बन जाएगा होल्डर इन ड्यू कोर्स या फिर बियरर ऑफ द बिल। अगर चुन्नू ने अपने क्रेडिटर बिट्टू को बिल दे दिया कि भाई ये पेमेंट तू उससे ले लियो, मुन्नू से, तो बिट्टू के हाथ में बिल है दोस्तों, पेमेंट किसको मिलेगी? बिट्टू को। इसको बोलते हैं बियरर ऑफ द बिल या फिर होल्डर इन ड्यू कोर्स। इसी पे बेस्ड आपका एमसीक्यू बनता है। गुड मॉर्निंग दिविशा। अब दोस्तों इसके बाद आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या कहता है? वो कहता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। वो कह रहा है एक एक्ट है आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, जिस पे बेस्ड आपके सारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डिटेल और उसके प्रोविजंस और रूल्स बने हुए हैं। A bill of exchange is an instrument in writing। वो कह रहा है एक राइटिंग में इंस्ट्रूमेंट होता है containing an unconditional order। अनकंडीशनल आप जानते हो कि एक्स वाई के ऊपर या चुन्नू मुन्नू के ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगा सकता। साइंड बाय द मेकर, जिसने आपका ड्रॉ किया बिल। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, सामने वाली पार्टी को आप ऑर्डर दे रहे हो, उसको डायरेक्ट कर रहे हो टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। वो मनी एग्जैक्टली उस पर लिखी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 50,000 प्लस एनी फाइन एनी पेनल्टी। नहीं भाई, 50,000 के साथ बता कितना अमाउंट देना है साथ में। एग्जैक्ट अमाउंट, सर्टेन मनी होना चाहिए। ओनली टू, या तो उसी को पेमेंट मिलेगी ड्रॉअर को, और टू द ऑर्डर ऑफ,
जिसको ड्रॉअर बताएगा उसको पेमेंट करनी है, उसको मिलेगी। अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। सर्टेन पर्सन और टू द बियरर का मतलब जिसके हाथ में बिल, पेमेंट उसी को मिलेगी। ये आप बातें ऑलरेडी जानते हो। हाँ सर, जानते हैं। इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं दोस्त? इसके एलिमेंट्स में इट मस्ट बी एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, राइटिंग में होना चाहिए। इसमें कोई अनकंडीशनल ऑर्डर नहीं होना चाहिए। इट मस्ट कंटेन एन अनकंडीशनल ऑर्डर, मतलब इसमें कोई कंडीशन अटैच नहीं होनी चाहिए। ये ऑर्डर अनकंडीशनल होना चाहिए। इट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर, ये आप जानते हो। इट मस्ट बी ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफिक पर्सन, किसी स्पेसिफिक पर्सन पे ड्रॉ किया जाता है। देयर मस्ट बी एन ऑर्डर टू पे अ स्पेसिफिक सम ऑफ मनी, मनी स्पेसिफिक होनी चाहिए, लिखा होना चाहिए कितना पे करना है। इट मस्ट बी डेटेड एंड स्टैम्प्ड, वो कह रहा है इस पे डेट लिखी होनी चाहिए कब आपको पेमेंट करनी है, और ये स्टैम्प्ड भी होना चाहिए। इट मस्ट बियर रेवेन्यू स्टैम्प, उसके अंदर दोस्तों रेवेन्यू स्टैम्प होना चाहिए। एक स्टैम्प कई तरीके के होते हैं, लेकिन उसके ऊपर रेवेन्यू स्टैम्प होना चाहिए, रेवेन्यू स्टैम्प। अब आते हैं दोस्तों पार्टीज पे। पार्टीज टू बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में आप जानते हो, जो पार्टी बिल लिखती है, एक तो वही पार्टी होती है जिसने बिल लिखा, जिसने बिल एक्सेप्ट किया वो पार्टी होती है, और जिसको पेमेंट मिलेगी वो पार्टी होती है। यानी कि ये पेई है, ये ड्रॉअर है, ये ड्रॉई है। ये बातें आप ऑलरेडी सीख चुके हो पिछली क्लासेस में। तो ड्रॉअर का मतलब जो बिल ड्रॉ करता है, इसी को सेलर और क्रेडिटर भी कहते हैं। ठीक है। दूसरी पार्टी होती है दोस्तों ड्रॉई। ये वो आदमी है जिसके ऊपर बिल लिखा गया है। सर जिसके ऊपर बिल लिखा गया है, तो हमने क्या किया, पहले ड्रॉई को बिठाया और उसके ऊपर बैठ गए, उसके ऊपर बिल लिखा। अरे ऐसे नहीं लिखा, आप उसके ऊपर बिल लिखने का मतलब होता है कि आपने ड्रॉई के अगेंस्ट में बिल लिखा है। इसमें लिखा हुआ है ऑन होम द बिल इज ड्रॉन। बालक क्या समझता है, हमने ड्रॉई को बिठाया, उसके ऊपर बैठ गए और फिर बिल लिखा। अरे ऐसे थोड़ी लिखा, आपने ड्रॉई के अगेंस्ट में बिल लिखा, यानी कि पेमेंट आपको वो करेगा। उसके बाद दोस्तों गुड मॉर्निंग शिवम। ओ तेरी, बड़ा खतरनाक तरीके से शिवम लिखा हुआ है इसने। हाँ, नॉर्मली ही इज द बायर और डेटर। वो कह रहा है या तो ये बायर हो सकता है या फिर आपका डेटर हो सकता है। ही हैज टू पे द अमाउंट ऑफ बिल टू द पे ऑन द ड्यू डेट। पे को इसको ड्यू डेट पे अमाउंट देना पड़ेगा। पे कौन हो सकता है दोस्तों? पे होता है आपका या तो दूसरी पार्टी, मतलब जिसको एक्स ने बिल दिया होगा, जैसे कि आपका एंडोर्सी हो सकता है, बैंक हो सकता है, या फिर एक्स ने जिसको ऑर्डर दिया होगा कि आपको इसी पार्टी को पेमेंट करनी है, तो जिस पार्टी को पेमेंट मिलने वाली है वो आपका पे होता है। जो पेमेंट रिसीव करता है वो पे होता है। पे इज द पर्सन टू whom द अमाउंट ऑफ बिल इज पेबल। वो खुद ड्रॉअर भी हो सकता है और ड्रॉअर का क्रेडिटर भी हो सकता है, यानी कि एंडोर्सी। इन एडिशन दोस्तों इसके अलावा तीन टर्म्स और हैं। एंडोर्सर, एंडोर्सर दोस्तों ड्रॉअर ही होता है जिसने बिल ड्रॉ किया है। ठीक है। ही इज द पर्सन हु ट्रांसफर्स राइट्स ऑफ पेमेंट। अपनी पेमेंट की राइट को वो एंडोर्सी को ट्रांसफर कर देता है। एंडोर्सी, एंडोर्सी का मतलब जिसको आपने बिल ट्रांसफर किया। ही इज द पर्सन इन हुज फेवर द बिल इज एंडोर्स्ड बाय द ड्रॉअर। ही इज यूजुअली द क्रेडिटर ऑफ द ड्रॉअर। अरे एक्स ने अगर वाई के ऊपर बिल लिखा, तो एक्स यहां पे क्रेडिटर है और वाई यहां पे डेटर है। लेकिन दोस्तों एक्स ने भी कभी किसी से माल खरीदा था, सास भी कभी बहू थी। तो दोस्तों यहां पे अगर जेड ने वाई को माल बेचा होगा तो जेड एक्स का क्रेडिटर है। तो ये जिसने एक्स ने वाई के ऊपर बिल लिखा, ये ड्रॉअर है। ड्रॉअर के क्रेडिटर को दोस्तों एंडोर्सी कहते हैं। ही इज यूजुअली द क्रेडिटर ऑफ द ड्रॉअर। आपको ये बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आई। बियरर, ही इज द पर्सन इन पोजेशन ऑफ द बियरर बिल। जिसके हाथ में बिल उसको बियरर बोलते हैं और पेमेंट उसी को मिलती है। अब आते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ बिल पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक मैंने आपको अपने पिछले सेशंस में अभी तक नहीं पढ़ाया है। उसका रीजन था मुझे प्रैक्टिकल पोर्शन कवर करना था आपका। तो दोस्तों हाँ जी, मनीषा गुप्ता, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मनीषा जी। ये वो टॉपिक है जो मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन में मैंने आपको बताया था, लास्ट सेशन में मैं आपको कराऊंगा। आज ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज का आखिरी सेशन है। तो आज हम सारे टॉपिक्स जितने बचे हैं वो कवर करेंगे, उसके बाद हम करेंगे एमसीक्यू। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। दोस्तों जो पहला टाइप है डॉक्यूमेंट्री बिल। डॉक्यूमेंट्री बिल, इसमें देखो कितने टाइप्स के बिल हैं आपका, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। दोस्तों टोटल आपके 8 टाइप्स के बिल होते हैं। अब 8 टाइप्स के बिल में सबसे पहले मैं आपको कराऊंगा आखिरी टाइप का बिल। सर ये तो गलत बात है, आप उल्टा चल रहे हो। उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको जो रास्ता दिखाया जा रहा है बस आपको उसी पे चलना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं आपके अकोमोडेशन बिल पे। ठीक है।
आखिरी बिल है आपका अकोमोडेशन बिल। अकोमोडेशन बिल, अकोमोडेशन का मतलब होता है दोस्तों फैसिलिटेशन। अकोमोडेशन का मतलब होता है दोस्तों फैसिलिटेशन। फैसिलिटेशन का मतलब उदाहरण के तौर पे अगर एक्स और वाई, इन दोनों को दोस्तों पैसे की नीड है, इन दोनों को पैसे की नीड है दोस्तों, पैसे की नीड है, तो ये क्या करेंगे, एक्स वाई को माल बेचे बिना इसके ऊपर एक बिल लिख देगा। यानी कि यहां पे कोई कंडीशन नहीं थी बिल लिखने की, तो कोई भी बिल अगर बिना किसी कंडीशन के दूसरी पार्टी के ऊपर लिख दिया जाता है उसको बोलते हैं दोस्तों अकोमोडेशन बिल। यानी कि अ बिल दैट इज स्पॉन्सर्ड, ड्रॉन, एक्सेप्टेड, स्पॉन्सर्ड का मतलब ये एक्स और वाई ने स्पॉन्सर किया है, ड्रॉ किया है और एक्सेप्ट किया है विदाउट एनी कंडीशन इज नॉन एज अकोमोडेशन बिल। बिना किसी कंडीशन के बिल एक्सेप्ट हो गया है। ट्रेड बिल, दोस्तों ट्रेड बिल वो बिल होता है जिसमें कंडीशन अटैच हो जाती है। एक्स ने वाई को माल बेचा, सेल करी, सेल, या फिर एक्स ने वाई को उधार दिया। अब यहां पे एक ट्रेड इन्वॉल्व हो गया दोस्तों, ट्रेड का मतलब बिजनेस, माल बेच दिया एक्स ने वाई को, तो जहां पे बिजनेस की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, जहां पे ट्रेड होने लगता है, माल का खरीदना बेचना होता है, माल गुड्स का एक्सचेंज होता है, उसको बोलते हैं दोस्तों ट्रेड बिल। ठीक है, ये अकोमोडेशन बिल से एकदम उल्टा होता है। तो आपका जो अगला बिल है वो है आपका ट्रेड बिल, वेयर द बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड टू सेटल अ ट्रेड ट्रांजैक्शन। भाई वाई एक्स को पेमेंट करेगा ना बाद में, इसको सेटलमेंट, इसको सेटलमेंट बोलते हैं। वाई बाद में एक्स का सेटलमेंट करेगा, तो जो सेटल करने के लिए बिल लिखा गया उसको बोलते हैं दोस्तों ट्रेड बिल। गुड मॉर्निंग बीनू। इट इज कॉल्ड ट्रेड बिल। दिस बिल of exchange is drawn by the seller of the goods and is accepted by the buyer। देखो एक्स ने माल बेचा है, ये सेलर है, सेलर बिल को लिखता है, वाई ड्रॉई है, वाई जिसके ऊपर बिल लिखा गया उसने बाय किया था माल को, माल को खरीदा था, वो बिल को एक्सेप्ट करेगा, तो इसको बोलते हैं आपका ट्रेड बिल। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों फॉरेन बिल पे। एक ऐसा बिल जिसकी पेमेंट बाहर हो उसको बोलते हैं फॉरेन बिल। तो फॉरेन बिल का मतलब क्या है, दैट कैन बी पेड आउटसाइड इंडिया टर्म्ड एज फॉरेन बिल। टू एग्जांपल्स ऑफ फॉरेन बिल आर एक्सपोर्ट बिल एंड इंपोर्ट बिल। या तो आप बाहर से माल मंगाओ या बाहर माल बेचो, हिंदुस्तान की बाउंड्री से बाहर अगर बिल की पेमेंट हो रही है या वहां से आने पे बाहर पेमेंट जा रही है तो उसको बोलेंगे दोस्तों आपका फॉरेन बिल। ठीक है, हाँ सर। इनलैंड बिल, इनलैंड बिल का मतलब होता है दोस्तों इंडियन बिल। मतलब इनलैंड का मतलब इंडियन। अरे सिंपल लैंग्वेज में जिस बिल की पेमेंट आपकी एक ही कंट्री के अंदर हो रही है उसको बोला जाता है इनलैंड बिल। इट इज पेबल ओनली इन वन कंट्री एंड नॉट इन एनी अदर फॉरेन कंट्री। दिस बिल इज ऑपोजिट टू द फॉरेन बिल। ये फॉरेन बिल का उल्टा होता है। फॉरेन बिल की पेमेंट कब कहां पे होती है, बाहर होती है। इनलैंड बिल की अंदर ही होती है, तो अंदर ही अंदर पेमेंट करने को बोलते हैं इनलैंड बिल। अपनी जमीन पे जो बिल की पेमेंट होती है उसको बोलते हैं इनलैंड बिल। यूजेंस बिल, दोस्तों यूजेंस बिल का मतलब होता है, यूजेंस आपने वर्ड शायद पहली बार सुना होगा। देखो यूजेंस का मतलब होता है, यूजेंस का मतलब होता है बाउंड्री। मतलब एक टाइम पीरियड के अंदर ही आपको पेमेंट करनी है। टाइम पीरियड का मतलब होता है कि अगर मैंने आपको 20 दिन का टाइम दिया है तो इसी दिन, इसी पीरियड के अंदर अंदर पेमेंट हो जानी चाहिए। अंदर अंदर, पहले ही पेमेंट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, 20 दिन के पे भी हो रही है तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके पार पीरियड नहीं जा सकता। उसको बोलते हैं दोस्तों टाइम बाउंड बिल। इसका एक दूसरा नाम होता है टाइम बाउंड बिल। अगर आपके एग्जाम में एमसीक्यू आया और आपसे पूछा व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ यूजेंस बिल, तो आपको क्या नाम देना है, टाइम बाउंड बिल। ठीक है, टाइम बाउंड बिल। डिमांड बिल, दोस्तों ये बिल बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसकी पेमेंट तभी होती है जब सामने वाली पार्टी डिमांड रख दे, हाँ भाई ला पेमेंट ला। क्या मतलब, एक्स ने वाई के ऊपर बिल लिखा और उस बिल पे लिखा था ऑन डिमांड पेबल, पेबल ऑन डिमांड, पेबल ऑन डिमांड। तो वाई ने बोला ये क्या है, एक्स ने बोला जब मैं पेमेंट मांगू तुझे तभी देनी पड़ेगी, जब पेमेंट मांगू तभी देनी पड़ेगी। आपके पास बैंक का एटीएम होता है ना, अरे आप बैंक एटीएम के बाद एटीएम में जाते हो तो आप एटीएम में पैसे, एटीएम लगाने के बाद पैसा निकाल सकते हो ना। यानी कि वो ऑन डिमांड ट्रांजैक्शन है।
जब आप अपने बैंक से पैसे मांगो तब बैंक को आपको पैसे देने पड़ेंगे। सेम वे में ऑन डिमांड बिल भी होता है। एक्स ने वाई को माल बेचा और उसको बोला जब पैसे मांगूंगा तब देने पड़ेंगे तेरे को, कहने लगा मेरे पे ना हुए तो डिसऑनर। तो ऑन डिमांड का मतलब होता है कि जब ड्रॉअर बिल की पेमेंट मांग ले तो उसको पेमेंट देनी पड़ेगी ड्रॉई को। इसको बोलते हैं आपका ऑन डिमांड बिल। अगला है दोस्तों क्लीन बिल। देखो, इसके नाम पे मत जाना। क्लीन बिल का मतलब क्या है? स्वच्छ भारत अभियान नहीं। एक्चुअली में क्लीन बिल का मतलब बिल्कुल उल्टा है जो आप सोच रहे हो। देखो, क्लीन बिल का मतलब समझते हैं क्या होता है? होता क्या है कि जो भी बिल होता है दोस्त, वो ड्यूली नोटेड होता है और सिक्योर्ड होता है। लेकिन एक ऐसा बिल जो सिक्योर्ड नहीं है, ऐसा बिल जो सिक्योर्ड नहीं है, भाई आप बैंक से लोन लेते हो तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट वेंडर से लोन लेते हो तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। बैंक से लोन लोगे तो एक दायरे के अंदर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप बाहर से लोन लोगे, प्राइवेट इन्वेस्टर से लोन लोगे, तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सेम वे में दोस्तों यहाँ पे बिल अगर नोटेड है और सिक्योर्ड है तो उसमें जो इंटरेस्ट बनता है, इंटरेस्ट की पेमेंट वो लो होती है कंपैरेटिवली आपके दूसरे बिल से जो प्राइवेटली आपका लिखा गया है। इसी प्राइवेट बिल को बोलते हैं दोस्तों क्लीन बिल। क्लीन का मतलब उस पर कोई सिक्योरिटी नहीं है, वो कोई नोटेड नहीं है, कोई सिक्योरिटी वाला बिल नहीं है। तो क्लीन बिल का मतलब क्या हुआ? दिस बिल does not have any proof of document, so the interest is comparatively higher than the other bills. वो कह रहा है इसमें कोई प्रूफ नहीं है डॉक्यूमेंट का, इसलिए इसका जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर बिल्स। अब आते हैं दोस्तों आखिरी बिल पे जो आपका डॉक्यूमेंट्री बिल। डॉक्यूमेंट्री बिल ये क्लीन बिल का उल्टा है। इस बिल में दोस्तों सपोर्ट लगा हुआ होता है, इसमें रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अटैच होते हैं ताकि इससे आपकी जेन्युइननेस कंफर्म हो जाए। ठीक है, जो भी ट्रांजैक्शन आपकी सेल की हुई है सेलर और बायर के बीच में, इसमें डॉक्यूमेंट जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री बिल। और बिना डॉक्यूमेंट वाले बिल को बोलते हैं क्लीन बिल। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ बिल। अब चलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे, ट्रेड बिल वर्सेस अकोमोडेशन बिल। ट्रेड बिल मैंने आपको बताया था जहां पे माल बेचा जाए, जहां पे ट्रांजैक्शन हो जाए ट्रेड की, उसको बोलते हैं ट्रेड बिल। अकोमोडेशन में दोस्तों कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, बिना कंडीशन के बिल लिख दिया गया है। अब दोस्तों डिफरेंस देखते हैं दोनों के अंदर क्या होता है। पहला डिफरेंस, ऑब्जेक्टिव। ट्रेड बिल आप जानते हो, ये किसी भी एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, फाइनेंशियल या फिर ट्रेड ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए लिखा जाता है। भाई एक ने दूसरे को माल बेचा तो वो सामने वाली पार्टी इसकी पेमेंट कर दे टाइम पे, इसलिए इस बिल को लिखा जाता है ताकि वो सेल ऑफ ट्रांजैक्शन को डिनोट करे। ये दोस्तों फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए लिखा जाता है। एक्स और वाई को दोनों को पैसों की जरूरत थी, एक्स ने वाई के ऊपर बिल लिखा और वाई ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और फिर एक्स ने उसको बैंक से डिस्काउंट करा लिया। यहाँ पे आप बात को समझो, यहाँ पे एक्स और वाई को जरूरत नहीं है माल बेचने खरीदने की। एक्स ने वाई के ऊपर बिल लिखा, इसने एक्सेप्ट कर लिया और इसने बैंक से उसको डिस्काउंट करा लिया और आपस में उन्होंने पैसे बांट लिए। तो जब इनके पास पैसे होंगे, एक दो महीने बाद ये कलेक्ट कर लेंगे पैसे को यूज करके, उसके बाद ये बैंक को बिल चुका देंगे। तो दोस्तों इसको बोलते हैं आपका अकोमोडेशन बिल, यानी कि आपका नीड में जो बिल लिखा जाता है, दोनों पार्टीज के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है और बैंक से डिस्काउंट करा लिया जाता है दोनों के बेनिफिट के लिए, उसको बोलते हैं आपका अकोमोडेशन बिल। कंसिडरेशन। कंसिडरेशन आपने लॉ में पढ़ा होगा, कंसिडरेशन क्या होता है? नहीं पढ़ा तो मैं बता दूं, कंसिडरेशन का मतलब होता है इन एक्सचेंज जो आप पेमेंट देते हो दूसरी पार्टी को माल खरीदने के बदले। यहां पे दोस्तों डेफिनेट कंसिडरेशन होता है क्योंकि आपने माल बेचा है, उसके बदले बिल लिखा गया है। यहां पे दोस्तों बिना कंसिडरेशन के बिल आता है, एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट एक्सटेंशन का मतलब होता है एक्स ने वाई को एक पीरियड, इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ क्रेडिट। पीरियड ऑफ क्रेडिट यानी कि एक एक्सटेंशन दिया है टाइम का कि भाई 2-3 महीने बाद पेमेंट करियो तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पीरियड एक्सटेंड हुआ है। दीज बिल्स आर नॉट अ फॉर्म ऑफ क्रेडिट एक्सटेंशन। यहाँ पे एक्स ने वाई को कोई पीरियड अलाउ नहीं किया है, ये तो दोनों के बेनिफिट के लिए। कोई माल थोड़ी बेचा एक्स ने वाई को, तो कोई पीरियड एक्सटेंड नहीं हुआ है, इसकी कोई फॉर्म पीरियड एक्सटेंशन की नहीं है। ये बिल फॉर्म को, ये बिल क्रेडिट एक्सटेंशन के लिए लिखे जाते हैं, लेकिन ये बिल क्रेडिट एक्सटेंशन के लिए नहीं लिखे जाते, ये सिर्फ म्यूचुअल अकोमोडेशन के लिए लिखे जाते हैं।
प्रोसीड्स। दोस्तों जो पेमेंट आती है, पेमेंट इन बिल को, दीज व्हेन ट्रेड बिल्स आर डिस्काउंटेड द प्रोसीड्स रिमेन विद द होल्डर। भाई यहां पे एक्स ने वाई के ऊपर जो बिल लिखा, अगर ये बैंक से डिस्काउंट कराता है तो बिल की पूरी पेमेंट कौन रखेगा? एक्स। लेकिन अगर अकोमोडेशन बिल है तो अकोमोडेशन बिल में दोस्तों अगर एक्स ने डिस्काउंट कराया तो इसका कुछ बेनिफिट उसको वाई को भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक दूसरे के बेनिफिट के लिए बिल लिखा गया था। तो when these bills are discounted accommodation वाले, the proceeds may be shared by two parties in an agreed ratio। agreed ratio जो भी इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ होगा। रिकवरी, दोस्तों अगर ये बिल डिसऑनर हो जाए तो जो अमाउंट है वो इजीली कोर्ट के द्वारा रिकवर हो सकता है। भाई क्योंकि ये बिल आपके ट्रेड बिल है, माल बेचने के बदले आपके बिल डिसऑनर हुए हैं, तो इसमें कोर्ट इंटरवीन कर सकता है। लेकिन अगर ये बिल डिसऑनर हो जाए दोस्तों, तो ड्रॉअर ड्रॉई के अगेंस्ट में कोई भी सूट फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं था, उसने कोई माल ड्रॉई को नहीं बेचा था। ड्रॉई के ऊपर आप केस नहीं ठोक सकते कि जज साहब नाइंसाफी, कुछ नहीं कर सकते आप ड्रॉई के अगेंस्ट में। ये था दोस्तों डिफरेंस अकोमोडेशन और ट्रेड बिल का। अब आते हैं दोस्तों डेट ऑफ मेच्योरिटी। ये बातें आप ऑलरेडी सीख चुके हो, तो एक काम करना, मेरे पिछले सेशंस आप जाके देख लो ताकि मैं आज एमसीक्यू कवर कर पाऊं। ठीक है, ये वाला टॉपिक मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्किप कर देता हूं, फिर भी मैं आपको एक बता देता हूं ये क्या होता है स्पीड से। अगर आपने पिछले सेशंस देख लिए हैं तो उनको जाके देख लो, उस पे मैंने ये बातें ऑलरेडी कवर की हुई हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं टाइप ऑफ बिल। किस टाइप के बिल में दोस्तों ड्यू डेट कैसे आती है? मैच्योरिटी डेट इन केस ऑफ ऑन डिमांड बिल, एट साइट बिल, ऑन प्रेजेंटेशन बिल। तीन टाइप्स के बिल हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों बिल एट साइट। साइट का मतलब होता है बिल का देखना। अगर आपने जो ड्रॉई है, ड्रॉई ने बिल देखा एक स्पेसिफिक डेट को, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक्स ने बिल लिखा था 10 जनवरी को, ठीक है, और 15 जनवरी को वाई ने उसको देखा, एक्सेप्ट किया, तो जिस डेट को बिल एक्सेप्ट हुआ दोस्तों, उसी डेट से काउंटिंग होगी आपकी पेमेंट की। The bill at site becomes due for payment as soon as it is presented for payment। एक वाई के पास जब प्रेजेंट होगा पेमेंट के लिए, तो उस डेट से बिल की पेमेंट काउंट होगी। उसके बाद आता है इन केस ऑफ इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड। ऑन डिमांड भाई साहब इसमें कोई ड्यूरेशन काउंट नहीं हो सकती, क्योंकि कोई टाइम नहीं दिया गया पेमेंट के लिए। उसमें लिखा है कि जब मैं मांगू तब तेरे को पैसे देने पड़ेंगे, तो इसमें कोई आपका बिल का डेट नहीं होती, इसमें बस ऑन डिमांड लिख दिया जाता है। तीसरा बिल है दोस्तों, अच्छा एक चीज और, ये जो इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड है, इन बिल्स में दोस्तों डेज ऑफ ग्रेस भी अलाउ नहीं होते, क्योंकि ये ऑन डिमांड बिल है, इसमें कोई डेट नहीं दिया, ड्यूरेशन नहीं दिया आपने, तो इसमें आपके डेज ऑफ ग्रेस भी शामिल नहीं होते। ठीक है, ये थे आपके, अच्छा इसमें ऑन प्रेजेंटेशन और आपका ऑन डिमांड एक ही बात होती है। ये थे आपके टाइप्स ऑफ बिल और उसकी ड्यू डेट। अब आते हैं दोस्तों मैच्योरिटी डेट इन केस ऑफ आफ्टर डेट बिल। आफ्टर डेट का मतलब क्या होता है बताता हूं। आफ्टर डेट वाले बिल में दोस्तों आपका टाइम मेंशन किया जाता है, और इसमें 3 डेज ऑफ ग्रेस भी जोड़ दिए जाते हैं। 3 डेज ऑफ ग्रेस जोड़ दिए जाते हैं, 3 डेज ऑफ ग्रेस। आखिरी बिल है आपका मैच्योरिटी डेट इन केस ऑफ आफ्टर साइट बिल। ठीक है, आफ्टर साइट, यहाँ पे ऑन डिमांड, एट साइट, ऑन प्रेजेंटेशन एक ही बात होती है। और जो आपका आफ्टर साइट है, आफ्टर साइट का मतलब जब ये बिल को देखेगा उसके बाद डेट काउंट होनी स्टार्ट होगी। अगर एट साइट है, ऑन डिमांड है, ऑन प्रेजेंटेशन है, तो जिस डेट को ये बिल देखेगा या फिर जब डिमांड आएगी तभी आपको बिल की पेमेंट करनी पड़ेगी। इसको बोलते हैं दोस्तों ऑन साइट, ऑन डिमांड या फिर एट साइट। ठीक है, प्रेजेंटेशन। आखिरी में लिखा हुआ है आफ्टर साइट। आफ्टर साइट का मतलब है कि जब ये बिल को देखेगा, जब ये बिल को एक्सेप्ट करेगा, उस डेट से आपकी पेमेंट काउंट होगी। ठीक है, पेबल एट अ फिक्स्ड पीरियड आफ्टर साइट, इसमें भी आपके 3 डेज ऑफ ग्रेस अलाउ कर दिए जाते हैं। और बिल की जो एक्सेप्ट होने की डेट होती है वो स्टार्ट होती है जब ये बिल एक्सेप्ट करेगा तब से। बिल कब एक्सेप्ट होगा? जब बिल कब स्टार्ट होगा डेट? जब वो एक्सेप्ट कर लेगा बिल को। इसको बोलते हैं आपका बिल आफ्टर साइट, मैच्योरिटी डेट इन केस ऑफ आफ्टर साइट। हाँ जी, गौरव कुमार झा, गुड मॉर्निंग।
अब आते हैं दोस्तों आगे। When the period of bill is given in months, अब देखो, अगर आपको मंथ्स में गिवन है तो आप जानते हो डायरेक्टली डायरेक्टली एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। आपका 4 मई 2024 की डेट है, 3 महीने का बिल है, तो 4 मई से आपको 3 महीने काउंट करने हैं, जून जुलाई अगस्त। 4 अगस्त में दोस्तों 3 दिन जोड़ देंगे तो 7 अगस्त की डेट आएगी आपकी ड्यू डेट। When the period of bill is given in days, तो डेज के हिसाब से आपको कैलकुलेट करनी होती है। फॉर एग्जांपल आपकी 5 जून 2021 आपको दे रखा है, 2024 कर देते हैं इसको। 5 जून 2024 को आपने बिल लिखा 65 डेज का, तो यहां पे कैलकुलेशन करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, मुझे बताओ आपके पास 65 डेज है, राइट? और जून के महीने में कितने दिन होते हैं? जून के महीने में होते हैं 30 दिन। आपने बिल कौन सी डेट को लिखा? 5 जून को, तो इसमें से 5 तारीख हटा दो। अरे जिस डेट को बिल लिखा उस डेट को काउंट नहीं करते, तो 5 दिन हटा दो। कितने दिन बचे जून में? जून में बचे दोस्तों आपके 25 दिन, तो 25 दिन आपके जून के चले जाएंगे। ठीक है, जून के माइनस हो जाएंगे। कितने दिन बचे? 0, 6 में से 2 गए 4, 40 दिन। अगला महीना है आपके पास जुलाई का। जुलाई में दोस्तों पूरा महीना कवर हो जाएगा 31 दिन का, तो बचेंगे आपके पास 9 दिन। ये 9 दिन बचेंगे दोस्तों अगस्त के। इसमें हम जोड़ेंगे 3 दिन, इसमें हम जोड़ेंगे 3 दिन, 9 और 3 12 अगस्त की डेट आएगी आपकी ड्यू डेट। ये होती है कैलकुलेशन आपकी डेज के हिसाब से। अब आते हैं दोस्तों आगे। When maturity date falls on a national holiday, नेशनल हॉलिडे के केस में दोस्तों एक दिन पहले ही बिल की ड्यू डेट आ जाती है। फॉर एग्जांपल आपने ये रहा, अगर ड्यू डेट 26 जनवरी को फॉल कर रही है तो पेमेंट की डेट हो जाएगी 25 जनवरी। 15 अगस्त को फॉल कर रही है तो 14 अगस्त की डेट हो जाएगी। एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आएगा, मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, ये आप जानते हो। और अगर इमरजेंसी हॉलीडे है तो एक दिन बाद की डेट हो जाती है। ड्यू डेट अगर 25 जुलाई है और उस दिन कोई इमरजेंसी हॉलीडे है तो उस केस में दोस्तों 26 जुलाई को बिल की पेमेंट हो जाएगी। ये थी आपकी सारे बिल्स की ड्यू डेट और उनकी पेमेंट। अब आते हैं बिल्स रिसीवेबल के मतलब पे और बिल्स पेबल की मीनिंग पे। दोनों का मीनिंग क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल वर्सेस बिल्स पेबल। दोस्तों अगर जो आपके पास बिल्स रिसीवेबल है तो आप जानते हो जो पर्सन उसको ड्रॉ करता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज को, उसी को पेमेंट मिलनी उसी को पेमेंट मिलनी चाहिए, उसी को पेमेंट मिलनी एक्सेप्टेबल होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। और इस केस में बैलेंस शीट में दोस्तों उसको एसेट साइड में दिखाया जाता है। बिल्स पेबल आप जानते हो, बिल्स पेबल एक लायबिलिटी होता है। जो एक्सेप्ट करता है वो लायबल है पेमेंट करने के, और उसको लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है बैलेंस शीट के। डिसऑनर ऑफ बिल। दोस्तों अगला टॉपिक है आपका डिसऑनर ऑफ बिल का। डिसऑनर का मतलब होता है कि सामने वाली पार्टी ने पेमेंट नहीं करी, जो ड्रॉई है वो पेमेंट करने से मुकर गया, वो कहने लगा नमस्ते मेरे पास पैसे नहीं है। तो इस केस में आपको क्या करना है? डिसऑनर के केस में दोस्तों डिसऑनर का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन द एक्सेप्टर रिफ्यूजेस टू ऑनर हिज कमिटमेंट ऑन ड्यू डेट। वो कह रहा है जो एक्सेप्टर है ड्रॉई, उसने बिल को ऑनर करने से मना कर दिया, आपको पेमेंट करने से मना कर दिया ड्यू डेट पे। एंड फॉर दिस पेमेंट ऑफ द बिल ऑन प्रेजेंटेशन डज नॉट टेक प्लेस। तो वो कह रहा है जिस डेट को बिल की प्रेजेंटेशन थी, मतलब प्रेजेंटेशन वाली डेट पे पेमेंट होनी थी, वो पेमेंट नहीं हो पाई। To provide legal evidence of dishonor, the fact of dishonor is to be noted on the bill by notary public। मैंने आपको बताया था एक बार एग्जांपल के थ्रू कि नोटरी पब्लिक एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। नोटरी पब्लिक से उस बिल को नोट कराना होता है, नोट उसमें नोटिंग चार्जेस नोटरी पब्लिक को आपको पे करने पड़ते हैं। नोटिंग चार्जेस कौन पे करता है? जिसके हाथ में बिल होता है। ठीक है, द फैक्ट ऑफ डिसऑनर विच ही इज रिकॉर्डिंग इज कॉल्ड नोटिंग। फैक्ट जो तथ्य इसमें रिकॉर्ड किया जाएगा उसको बोलते हैं नोटिंग। एंड द अमाउंट चार्ज बाय हिम फॉर हिज सर्विसेज आर नोटिंग चार्जेस। तो नोटरी पब्लिक जो चार्ज लेती है उसको बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। दीज चार्जेस आर टू बी पेड बाय द होल्डर ऑफ द बिल ऑन द डेट ऑफ डिफॉल्ट। जिसके हाथ में बिल, नोटिंग चार्जेस उसी को पे करने पड़ेंगे। ये मैंने आपको बताया था, लिखवाया भी था। तो दोस्तों जो होल्डर ऑफ द बिल होता है, पेमेंट उसी को करनी पड़ती है डिफॉल्ट के केस में। एक्चुअली द एक्सेप्टर ऑफ द बिल इज लायबल फॉर डिसऑनर। भाई असली गलती किसकी है? ड्रॉई की। तो ड्रॉई की गलती है तो नोटिंग चार्जेस आप उसी से वसूलोगे। नोटिंग चार्जेस पेड बाय द होल्डर आर टू बी रीइंबर्स्ड बाय द एक्सेप्टर। तो एक्सेप्टर जो ड्रॉई होता है उसको बाद में उसको रीइंबर्स करने पड़ते हैं।
अब है दोस्तों आपकी जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज भी मैं थोड़ा सा स्पीड से निकालूंगा क्योंकि मुझे एमसीक्यू कवर करने हैं। अब आखिरी टॉपिक है आपका दोस्तों जनरल एंट्रीज का, इसके बाद हम करेंगे आपके एमसीक्यू के क्वेश्चंस। ठीक है, तो दोस्तों पहली सिचुएशन है व्हेन द बिल इज रिटेन टिल मैच्योरिटी। वो कह रहा है जब बिल एक्स ने वाई के ऊपर बिल लिखा और बिल एक्स के पास ही था, तो आप जानते हो एक्स की बुक्स में बिल लिखने की एंट्री होती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, और उसकी बुक्स में होती है ड्रॉई की बुक्स में ड्रॉअर डेबिट टू बिल्स पेबल। अगर बिल ड्यू डेट पे ऑनर हो जाए तो आपके ड्रॉअर को पैसा मिल जाता है और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, और वो पेमेंट कर देता है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन डिसऑनर के केस में दोस्तों, डिसऑनर के केस में जो ड्रॉअर है उसकी बुक्स में हमेशा एक ही पार्टी डेबिट होती है, वो है आपका ड्रॉई। तो इस केस में एंट्री आएगी ड्रॉई डेबिट। इस ड्रॉई डेबिट में आएगा दोस्तों बिल का अमाउंट और प्लस नोटिंग चार्जेस जो आप उससे रिकवर करोगे। टू बिल्स रिसेबल अकाउंट इसमें आएगा बिल का अमाउंट, और टू बैंक अकाउंट क्योंकि नोटिंग चार्जेस ड्रॉअर को ही पे करने पड़ेंगे, बिल उसी के पास था, ऊपर आपने पढ़ा जो होल्डर होता है उसी को नोटिंग चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो टू बैंक, ये आएगी आपकी एंट्री बिल के डिसऑनर की। ड्रॉई की बुक्स में डिसऑनर की दोस्तों हर बार सेम एंट्री रहती है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट टू ड्रॉअर। ड्रॉअर को जब आप क्रेडिट करोगे तो बिल और नोटिंग चार्जेस दोनों से क्रेडिट करोगे क्योंकि आप ही उसके लिए लायबल हो। दोनों पेमेंट आपको ड्रॉअर को चुकानी है। ये था दोस्तों पहला केस। अब आते हैं अपने अगली सिचुएशन पे जो है आपका बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक बिफोर मैच्योरिटी। तो इस केस में आप जानते हो जो एक्स ने वाई के ऊपर बिल लिखा था, एक्स ने पहले ही वो बैंक से डिस्काउंट करा लिया, अब बिल किसके पास है? बैंक के पास। ठीक है, तो एंट्री पहली दोस्तों सेम होती है दोनों पार्टी में। जो दूसरी एंट्री होती है वो है आपकी बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, जो कि ड्रॉअर की बुक्स में आती है। ड्रॉअर बैंक से पहले ही पेमेंट ले लेता है और पेमेंट लेते टाइम बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ये बातें आप ऑलरेडी जानते हो। जितना डिस्काउंट दिया उतना काटने के बाद जो पेमेंट आएगी वो बैंक अकाउंट में डेबिट हो जाएगी और बिल्स रिसीवेबल पूरे से क्रेडिट हो जाएगा। इसकी बुक्स में कोई एंट्री पास नहीं होती। ड्यू डेट पे जो पेमेंट आती है दोस्त, पेमेंट बैंक को मिलनी चाहिए, इसलिए इसकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी। ड्रॉई की बुक्स में दोस्तों, ड्रॉई की बुक्स में पेमेंट की एंट्री आएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब यहां पे एक टॉपिक ऐसा है जो मैं आपको कराना चाहता हूं अलग से। देखो, यहां पे पेमेंट बैंक को मिलेगी तो बैंक की बुक्स में भी तो कोई एंट्री होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो अब मैं आपको बताऊंगा बैंक की बुक्स में क्या एंट्री होती है। आगे जाके जब आप इसको आगे पढ़ोगे तो आगे जाके अगर कहीं पे बैंकिंग का टॉपिक आप पढ़ते हो, आप जानते हो, आप पढ़ोगे आगे बैंकिंग वाले टॉपिक में, बैंकिंग में एक चैप्टर होता है दोस्तों, आ, हाँ बैंकिंग का ही एक चैप्टर होता है, उसमें बैंक की बुक्स में क्या एंट्रीज आती हैं वो मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो आगे जाके आपके रेफरेंस में ही काम आएगा। तो एक काम करते हैं, बैंक की बुक्स में देखते हैं क्या एंट्री होगी। पहले तो बिल्कुल डिस्काउंट करने की एंट्री भी होगी क्योंकि बैंक के पास बिल आ रहा है और वो डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, और दूसरा, सॉरी, वो डिस्काउंट ले रहा है, और दूसरा जो एंट्री बैंक को पेमेंट मिलेगी, पेमेंट की एंट्री बैंक की बुक्स में क्या होगी, तो दोनों एंट्रीज मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, अभी के लिए एक मिनट, कहां गया? ये रहा ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ बैंक। ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ बैंक, जब बिल दोस्तों डिस्काउंट होता है तो ड्रॉअर की बुक्स में पहले एंट्री चेक करो क्या होती है। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और टू बिल्स रिसीवेबल। अब बैंक के पास बिल आ रहा है तो ये हो जाएगा बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट, जो बिल को बैंक ने डिस्काउंट किया वो हो जाएगा डेबिट। आपने कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट किया है, आप बैंक की तरफ से सोचो, आप बैंक हो, आप उसके करेंट अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हो, तो यहां पे हो जाएगा दोस्त वो जो बैंक अकाउंट है वो कस्टमर का अकाउंट है, टू कस्टमर्स करेंट अकाउंट। और जो डिस्काउंट आपने किया है, जो डिस्काउंट आपके लिए इनकम है बैंक के लिए, वो यहाँ पे हो जाएगा क्रेडिट। एंट्री इसकी बिल्कुल रिवर्स है, बिल्स रिसीवेबल की जगह बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट, टू डिस्काउंटिंग चार्जेस या फिर डिस्काउंटिंग ऑन बिल, और टू आपका कस्टमर का करेंट अकाउंट। यही एंट्री दोस्तों रिवर्स हो जाती है बैंक की बुक्स में, बस नाम अलग हो जाते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये क्लियर है आपको। और जब इसकी पेमेंट बैंक को मिल जाएगी तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल डिस्काउंटेड, ये जो बिल डिस्काउंटेड था वो क्रेडिट होके खत्म हो जाएगा, बैंक के पास कैश आ जाएगा। ये थी आपके बैंक की बुक्स में एंट्री। अब वापस आते हैं दोस्त इस पे। अगर बिल डिसऑनर हो जाए
तो उस केस में आप जानते हो ड्रॉई डेबिट होगा हमेशा ड्रॉर की बुक्स में, और इसमें डिस्काउंटिंग चार्जेस, सॉरी, इसमें नोटिंग चार्जेस भी आएगा, और टू बैंक अकाउंट, आपको बैंक को पेमेंट देनी पड़ेगी, आपके बैंक से पैसे कट जाएंगे। इसकी बुक्स में दोस्तों सेम एंट्री होती है हर बार, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट टू आपका ड्रॉर अकाउंट, सेम एंट्री। आखिरी में जो डिस्काउंटिंग चार्जेस थे वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, ऊपर आपने डिस्काउंट डेबिट किया था, यहाँ पे वो क्रेडिट होकर खत्म हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों दूसरी सिचुएशन में आपकी एंट्री। अब आते हैं दोस्तों तीसरी सिचुएशन पे, थर्ड सिचुएशन। व्हेन द ड्रॉअर एंडोर्सेस द बिल टू अ पर्सन बिफोर मैच्योरिटी, वो कह रहा है एक्स ने वाई के ऊपर बिल लिखा और उसने जेड को उसको एंडोर्स कर दिया। तो पहली एंट्री दोस्तों सेम होती है ड्रॉ ड्रॉई की बुक्स में, लेकिन एंडोर्सी की बुक्स में दोस्तों कोई एंट्री नहीं आएगी। अब एक एंडोर्सी दूसरी पार्टी भी तीसरी पार्टी भी आ गई है। एंडोर्समेंट की एंट्री दोस्तों बिल ड्रॉअर के हाथ से चला जाएगा और एंडोर्सी जो उसका क्रेडिटर था वो डेबिट होके खत्म हो जाएगा। तो एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू आपका बिल्स रिसीवेबल। ड्रॉई की बुक्स में कोई एंट्री नहीं आएगी। एंडोर्सी की बुक्स में एंट्री आएगी दोस्तों, इसके पास बिल आ रहा है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और एंडोर्सर यानी कि जो ड्रॉअर है वो आपका एंडोर्सी की बुक्स में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये उसका डेटर था। अगर ड्यू डेट पे पेमेंट हो जाती है तो इसको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पेमेंट एंडोर्सी को मिलेगी, नो एंट्री। इसकी बुक्स में पेमेंट की सेम एंट्री है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। एंडोर्सी की बुक्स में दोस्तों पेमेंट आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू आपका बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, सिंपल। लेकिन अगर किसी भी कारणवश पेमेंट नहीं हो पाता तो उस केस में दोस्त, डिसऑनर के केस में आप जानते हो हमेशा ड्रॉअर की बुक्स में ड्रॉई डेबिट होता है, और आपने एंडोर्सी को डेबिट करके खत्म किया था, अब वो क्रेडिटर आपका फिर से पैदा हो जाएगा टू एंडोर्सी, और इसमें बिल प्लस नोटिंग चार्ज दोनों आएंगे। क्यों? क्योंकि पेमेंट नोटिंग चार्जेस की एंडोर्सी ने कर दी होगी। भाई बिल एंडोर्सी के हाथ में था, तो नोटिंग चार्जेस की पेमेंट वो कर चुका है, अब वो किससे वसूलेगा? आपसे। आप किसको दोगे? उसको। इसमें आपके डिसऑनर की एंट्री सेम है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट टू आपका ड्रॉअर। एंडोर्सी की बुक्स में दोस्तों ये डेबिट करेगा अपने ड्रॉअर को, तो ड्रॉअर डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, और नोटिंग चार्जेस इसने पे किए होंगे तो टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री आएगी आपकी एंडोर्सी की बुक्स में। आखिरी में दोस्तों डिस्काउंट कहां था इसमें? ये नहीं, फालतू में एंट्री दे रखी है, ये काट देना। इसमें डिस्काउंट को ट्रांसफर करने की कोई एंट्री नहीं है। सिचुएशन 4, आखिरी सिचुएशन दोस्तों, व्हेन द ड्रॉअर सेंड्स द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन बिफोर मैच्योरिटी। बिल लिखने की सेम एंट्री है दोनों पार्टी की बुक्स में। बिल सेंट फॉर कलेक्शन की एंट्री है दोस्तों, बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। इसकी बुक में कोई एंट्री नहीं आएगी, और अगर आपको बिल की पेमेंट मिल जाती है तो बैंक अकाउंट डेबिट, और बैंक ने कुछ चार्जेस आपसे वसूले तो कलेक्शन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू आपका बिल फॉर कलेक्शन, ये आपका क्रेडिट हो जाएगा। इसमें पेमेंट की एंट्री सेम है। डिसऑनर की एंट्री में ड्रॉई हमेशा डेबिट होगा, और टू बिल फॉर कलेक्शन, जो बिल फॉर कलेक्शन आपने यहाँ डेबिट किया था वो यहाँ पे डिसऑनर में क्रेडिट हो जाएगा, और टू बैंक नोटिंग चार्जेस आपको खुद पे करने पड़ेंगे। अब यहां इस सिचुएशन में एक डिफरेंस आ गया। एक्स ने भले ही बिल बैंक को दिया था, लेकिन बैंक उसको बियर नहीं करेगा, बैंक वापस बिल दे देगा एक्स को। तो अल्टीमेटली बिल किसके पास आ जाएगा दोस्तों? एक्स के पास। इसलिए एक्स को ही नोटिंग चार्जेस पे करने पड़ेंगे। इस बार बैंक उसको पे नहीं करेगा। सर क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसने सिर्फ एक सर्विस ली थी बैंक से, बैंक से कोई पैसा नहीं वसूल लिया था बिल का, और बिल बैंक के पास था, उसने और फिर वापस एक्स को दे दिया। अब आते हैं दोस्तों ड्रॉई की बुक्स में सेम एंट्री है, बीपी डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट टू आपका ड्रॉअर। ये थी आपकी चारों सिचुएशन। इसके बाद मैंने आपको बताया था रिटायरमेंट अंडर रीबेट। ठीक है, और इसकी एंट्रीज भी मैं आपको लिखवा चुका हूं, ये मैं दोबारा नहीं कराऊंगा। रिन्यूअल ऑफ विल का भी मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूं। ठीक है, और एंट्रीज एक बार इसको पढ़ लेना। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं आपके एमसीक्यू क्वेश्चन। अब हम शुरू करते हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में आपको गिवन है द पर्सन अदर देन द ओरिजिनल क्रेडिटर टू whom द अमाउंट इन द बिल इज मेड पेबल। वो कह रहा है वो पर्सन जो ओरिजिनल क्रेडिटर का मतलब है, जैसे एक्स ने वाई के ऊपर बिल लिखा, ये ओरिजिनल क्रेडिटर है, ये आपका ओरिजिनल क्रेडिटर है। अगर पेमेंट जेड को मिल रही है,
to whom the amount of bill is made payable to is known as dash of the bill। ठीक है, किसको पेमेंट मिलती है दोस्तों? पेमेंट मिलती है आपके पेई को। पेमेंट किसको मिलती है? पेई को। पेई का मतलब जिसको बिल की पेमेंट की जाए उसको बोलते हैं दोस्तों पेई। तो इसका आंसर आएगा पेई ऑफ द बिल। पेमेंट ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज रिसीव्ड। वो कह रहा है पेमेंट किसको रिसीव होती है? सर पेई को रिसीव होती है ना? नहीं। अब देखो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। उस क्वेश्चन में लिखा है ओरिजिनल क्रेडिटर के अलावा जिसको पेमेंट दी जाए उस पार्टी को क्या कहते हैं? उसको पेई बोलते हैं दोस्त। ओरिजिनल क्रेडिटर के अलावा जिस पार्टी को बिल पे किया जाए उसको पेई बोलते हैं। ठीक है, पेई ये भी हो सकता है, लेकिन यहां वो कह रहा है जिसको पेमेंट मिलेगी, भले ही वो एक्स को मिले, बैंक को मिले, एंडोर्सी को मिले, भले ही वो बैंक को मिले, एक्स को मिले, एंडोर्सी को मिले, तो जिसके हाथ में बिल पेमेंट उसी को रिसीव होती है। तो इसका आंसर आएगा दोस्त होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ दैट डेट। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था आज की क्लास के। तो जिसके हाथ में बिल पेमेंट उसी को मिलेगी, इज रिसीव्ड बाय होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ द ड्यू डेट। इसमें आपका कुछ मत लिखना, ड्रॉर भी नहीं, एंडोर्सी भी नहीं, बैंक भी नहीं, इन तीनों में से किसी को भी पेमेंट मिल सकती है, तो वो होता है आपका होल्डर इन ड्यू कोर्स। तीसरा, रिटायरमेंट ऑफ बिल मींस, रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है? मेकिंग पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट। यस, यही आपका आंसर है। ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर दी। कैंसिलेशन नहीं, सेंडिंग नहीं, एंडोर्सिंग नहीं। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बिल, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द बिल एक्सेप्टेड डेबिट्स। वो कह रहा है एक्स ने वाई के ऊपर बिल लिखा, जो एक्सेप्टर है वो किसको डेबिट करता है दोस्तों? वो अपने बिल्स पेबल को डेबिट करता है। अरे पेमेंट किसकी कर रहा है वो? बिल्स पेबल की, टू बैंक और टू रीबेट। ये एंट्री पास होती है आपके एक्सेप्टर की बुक्स में, वो बिल्स पेबल को डेबिट करेगा। बी आंसर। द पार्टी द पार्टी हु इज ऑर्डर्ड टू पे द अमाउंट इज नॉन एज। वो कह रहा है पार्टी जिसको ऑर्डर किया गया है कि आपको पेमेंट करनी है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं आपका ड्रॉई। उसको बोलते हैं ड्रॉई। इन विच ऑफ दीज वेज अ बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ। वो कह रहा है इनमें से कौन से तरीके से बिल्स ऑफ एक्सचेंज का खात्मा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को भस्म, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बर्बाद नहीं किया जा सकता, बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट नहीं किया जा सकता। पहला, डिस्काउंटिंग विद बैंक किया जा सकता है, रिटेन टिल मैच्योरिटी किया जा सकता है, एंडोर्समेंट टू क्रेडिटर किया जा सकता है, डिस्ट्रॉयड नहीं किया जा सकता। तो यही आपका आंसर है। यही आपका आंसर है भाई साहब। आप बिल में आग नहीं लगा सकते। वो पूछ रहा है बिल को कैसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। बिल को एंडोर्स किया जा सकता है, यस। बिल को रिटेन किया जा सकता है टिल मैच्योरिटी, यस। बिल को बैंक में भेजा जा सकता है डिस्काउंटिंग के लिए, यस। बिल को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, आग लगा के तीली फूकी जा सकती है, नहीं। यही आंसर है दोस्तों। बिल को ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। इन तीन सिचुएशन में तो आंसर था यस, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। तो यही आपका आंसर है, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। बिल्स रिसीवेबल बुक इज अ पार्ट ऑफ, दोस्तों आप जानते हो जो आपकी सब्सिडियरी बुक्स होती हैं, सब्सिडियरी बुक्स के अंदर एक बिल्स रिसीवेबल बुक भी होती है। सब्सिडियरी बुक्स के अंदर एक बिल्स रिसीवेबल बुक भी होती है। तो लेजर का पार्ट नहीं है, बैलेंस शीट नहीं है, पीएनएल नहीं है, जर्नल यस। जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स एक साथ चलती हैं, तो ये इसी का पार्ट है। अगला, एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर 3 लाख रुपीज। वो कह रहा है एक्स ने वाई को 3 लाख का माल बेचा। हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ बिल विल बी रिसीव्ड इन कैश। आधा 1.5 लाख का अमाउंट कैश में मिल जाएगा। एंड द बैलेंस थ्रू अ बिल्स रिसीवेबल फॉर व्हाट अमाउंट एक्स शुड ड्रॉ अ बिल ऑन वाई। बताओ क्या क्वेश्चन है? वो कह रहा है आधा अमाउंट कैश में मिल जाएगा, बाकी बिल्स रिसीवेबल से। तो कितना बिल लिखे वो वाई के ऊपर? 1.5 लाख। बताओ, फालतू का क्वेश्चन। अ पर्सन हु एंडोर्सेस द बिल इज कॉल्ड, दोस्तों उसको एंडोर्सर कहते हैं। जिसने बिल एंडोर्स किया उसको एंडोर्सर कहते हैं। एट द टाइम ऑफ डिसऑनर ऑफ एन एंडोर्स्ड बिल, देखो अब यहाँ पे एक्स ने वाई के ऊपर बिल लिखा और उसने जेड को एंडोर्स कर दिया। वो कह रहा है डिसऑनर हो गया एंडोर्स्ड बिल।
विच वन ऑफ दीज अकाउंट्स वुड बी क्रेडिटेड बाय द ड्रॉई। तो एक काम करो ना, ड्रॉई की बुक्स में एंट्री पास कर लो, हमेशा एक ही एंट्री होती है, हमेशा एक एंट्री होती है। कौन सी एंट्री? आपका बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, और टू आपका ड्रॉअर, टू ड्रॉअर। ड्रॉई कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेगा? आंसर आ गया दोस्तों बिना ऑप्शन देखे, ये करेगा आपके ड्रॉअर को डेबिट, ड्रॉअर को डेबिट। डेट ऑन विच द पेमेंट ऑफ द बिल इज टू बी मेड, वो कह रहा है जिस डेट पे बिल की पेमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों ड्यू डेट। ड्यू डेट, कुछ मत देखना, ड्यू डेट। कुंतल ड्रॉज अ बिल, कुंतल ने बिल ड्रॉ किया दोस्तों श्याम के ऊपर 3,000 रुपए का। कुंतल एंडोर्स्ड इट टू राम। अब यहां पे लिख लेते हैं सिचुएशन। कुंतल ने क्या किया? आपके श्याम के ऊपर बिल लिखा और उसको एंडोर्स कर दिया दोस्तों राम को। राम एंडोर्स्ड इट टू रहीम, राम ने एंडोर्स कर दिया रहीम को। द पे ऑफ द बिल विल बी, जिसको पेमेंट मिलती है उसको पे बोलते हैं, तो पेमेंट किसको मिलेगी? रहीम को। ठीक है, रहीम को। डी, पेमेंट रिसीव होगी आपके रहीम को। इफ द ड्यू डेट इज अ पब्लिक हॉलीडे, वो कह रहा है अगर ड्यू डेट पब्लिक हॉलीडे है, व्हाट विल बी द ड्यू डेट ऑफ द बिल? दोस्तों पब्लिक हॉलीडे के केस में एक दिन पहले, एक दिन पहले बिल की पेमेंट होती है। तो एक दिन पहले बिल की पेमेंट का मतलब है आपका प्रीसीडिंग डे। प्रीसीडिंग का मतलब पिछला दिन, फॉलोइंग का मतलब आगे वाला होता है, सेम डे नहीं होता, 1 मंथ लेटर। अरे बेकार की बात। हाँ, तो प्रीसीडिंग डे इज द राइट आंसर। अब ऑन ऑन 1/8/2024, वो कह रहा है एक आपका अगस्त 2024 को, 1 अगस्त 2024 को एक्स ने बिल ड्रॉ किया वाई के ऊपर 30 डेज का। ठीक है, आफ्टर साइट, आफ्टर साइट। द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस इज 8/8/2024। तो दोस्तों ड्यू डेट काउंट होगी आपकी 8/8/2024 से। ड्यू डेट ऑफ द बिल विल बी, तो एक काम करते हैं, लिखो यहां पे 8 अगस्त आपको डेट दी है और 30 डेज का बिल है। तो पहले ये चेक करो अगस्त में दिन कितने बचे हैं। अगस्त में 30 में से हटा दो आपके 8 दिन, जिस डेट को बिल लिखा, तो इसमें बचे दोस्तों 22 दिन। बिल आपके 30 दिन का है, तो 22 दिन अगस्त के पूरे कवर हो जाएंगे। तो अब आपके ये अगस्त के 22 दिन कवर हो गए। अब आपके पास बचे दोस्तों 8 सितंबर, अगला महीना आ गया ना 8 सितंबर, और इसमें प्लस कर देंगे आपके 3 डेज ऑफ ग्रेस। तो निकल के आएगी 11 सितंबर की आपकी ड्यू डेट। क्या 11 है इसमें? हाँ है, सी आंसर है 11। अगर ये आपको समझ नहीं आया तो इस तरीके से समझो, आपने, ये आपका अगस्त का महीना है, ये आपके सितंबर का महीना है, आपने 8 अगस्त को बिल लिखा, मतलब बिल एक्सेप्ट किया। लिखा किस डेट पे फर्क नहीं पड़ता, आफ्टर साइट बिल है, तो 8 अगस्त को उसका साइट हुआ। तो ये डेज काउंट नहीं होंगे, इसमें 22 दिन बचे हैं। आपको 30 दिन पे जाना है, 30 दिन। दोस्तों इसमें 22 दिन पूरे कवर हो गए और 8 दिन सितंबर के, 22 और 8 30, तो 8 में जोड़ेंगे 3 दिन, निकल के आएगा 11। ठीक है, ये है आपकी ड्यू डेट। गुड मॉर्निंग अविनाश, गुड मॉर्निंग, आप लेट हो गए गुड मॉर्निंग बोलने में, अब क्लास ओवर होने वाली है। आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, आखिरी क्वेश्चन। इफ बिल ड्रॉन ऑन 3 जुलाई 2024 फॉर 40 डेज, वो कह रहा है 40 दिन के लिए अगर आपने बिल ड्रॉ किया 3 जुलाई 2024 को, 3 जुलाई 2024 को, तो पेमेंट मस्ट बी मेड ऑन। काम करते हैं, कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। 40 दिन का टाइम है आपके पास, और जुलाई में से आप हटा दो आपके 31 में से 3 दिन। भाई 31 का महीना होता है, 3 दिन 3rd को आपने बिल लिखा है तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त आपका 28 दिन। ठीक है, जुलाई के 28 दिन आपने हटा दिए, तो बचे आपके पास 12 दिन अगस्त के। 12 अगस्त प्लस 3 दिन होता है, 3 दिन होता है 15 अगस्त। 15 अगस्त को दोस्तों नेशनल हॉलीडे होती है, तो नेशनल हॉलीडे के दिन दोस्तों आप पेमेंट नहीं ले सकते। अब आपको इससे प्रीवियस वाला डे 14 अगस्त आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। 14 अगस्त विल बी द राइट आंसर।
तो 14 अगस्त 2024 इज द राइट आंसर। तो फाइनली दोस्तों आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर खत्म हो चुका है। अगर आप डिटेल्ड में क्वेश्चंस करना चाहते हो और बहुत सारे मजेदार मस्त तरीके से एग्जांपल्स के साथ सारी चीजों को पढ़ना चाहते हो, तो आप हमारे पेड सेशंस में आ सकते हो। और अगले सेशन को ज्वाइन करना मत भूलना दोस्तों। अभी आपकी क्लास होने वाली है आई थिंक इकोनॉमिक्स की। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।